आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल माइनिंग विला में जैसे मैं वीडियो बना रहा था MCL के रिगार्डिंग उसके जो सिलेबस है बहुत सारा वीडियो तो बना दिया हूँ और बहुत सारा भी बनाना है। एग्ज़ाम आप लोग का शायद 19 को है, सुनने में आया है। मैं बता देता हूँ कौन कौन सा बच्चा हुआ और क्या क्या बना दिया है। पहला नंबर क्लियर हो चुका है, मेथड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ प्रूफ, मेथड ऑफ टिम्बरिंग ये भी क्लियर कर दिया हूँ। ये बचा हुआ है, थर्ड पार्ट बचा हुआ है। एग्जामिनेशन ऑफ सम बचा हुआ है, इसका एक वीडियो बनाऊंगा। पांचवा शॉर्ट फायरिंग बता दिया है मैंने, और कोई नहीं देखे होंगे, नए होंगे इस चैनल में तो देख लीजिएगा। ये वेंटिलेशन से मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, ये भी हो गया है। वेंटिलेशन हो गया है। ओपन कास्ट से बचा हुआ, ओपन कास्ट के बारे में ऐसा नहीं कि नहीं बताया मैंने, टर्मिनोलॉजी जो है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आपका टर्मिनोलॉजी बहुत ज़रूरी चैप्टर है पढ़ने के लिए ओपन कास्ट के लिए। ओवर डेवलप्ड फिलर वो नहीं बताया हूँ। वर्किंग एट हाइट ये भी नहीं बताया हूँ। मैनुअल हैंडलिंग, आदमियों के द्वारा हैंडलिंग कैसे होगा। हैंडलिंग ऑफ हैवी मटेरियल, बड़े बड़े जो मटेरियल होते हैं उसको हैंडलिंग किस तरह से करना है। मार्चिंग ऑफ हैवी मशीन्स, यानी कि मशीनरी भी इसमें पार्ट, पूरा ओपन कास्ट है। आपका वर्किंग से लेकर टर्मिनोलॉजी से लेकर मशीनरी तक भी है। तो इसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है इसमें। देखते हैं कितना बता पाता हूँ एग्जाम से पहले। और रिक्लेमिनेशन बहुत छोटा चैप्टर है, उसमें लगभग 3 4 5 क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं बता दूंगा। इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं डाटा आपको दे दूंगा। और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें एनसीएल में काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था इससे। कुछ इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चन ही सारे बता दूंगा मैं इससे। और 10 नंबर तो भाई टाइम नहीं है इतना ज़्यादा आप लोग के पास कि बताओ। CMR 2017 आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, सबको पढ़ा दिया हूँ पहले से, वो सब तो पहले से पढ़ रहे हैं। रूल्स भी पढ़ा दिया हूँ वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है पढ़ाना इतना। माइंस एक्ट, सेफ्टी पर्सनल एम्प्लॉयड, सारे कुछ, सरदार, शॉर्ट फायरर, ओवरमैन। अच्छा, इससे एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊंगा, ओवरमैन और माइनिंग सरदार और शॉर्ट फायरर का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके फॉर्म के बारे में एनसीएल में जो आया था। शॉर्ट फायरर का ट्रांजिट स्लिप जब वो किसको दे रहा था, हाँ अटेंडेंस क्लर्क को दे रहा था। अटेंडेंस क्लर्क को जब वो देता है तो अटेंडेंस क्लर्क किसको देता है, तो बहुत सारे ऑप्शन था, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, तो मैनेजर को देता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी हाई लेवल कर दिया गया था, और कुछ गेट से भी क्वेश्चन था। तो ये 10 नंबर आपको खुद से पढ़ना है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये सब, पूरा का पूरा बुक पढ़ना रहता है इसमें। तो आप लोग उम्मीद होंगे पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो प्रॉब्लम है आपके लिए, पढ़ना ज़रूरी था। ये तो माइनिंग से आधार का था, ओवरमैन का भी सोचा था बता दूंगा, लेकिन टाइम है नहीं। माइनिंग से आधार का हो गया, ओवरमैन का बहुत सारा ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्कमैन, कंप्लीट पर्सन, सब सारा आपको CMR में मिल जाएगा। CMR अगर पढ़े होंगे तो क्लियर हो ही गया होगा। रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मैं देखूंगा कुछ दिन में ऑनलाइन शुरू करने की कोशिश करूंगा, देखते कितने बच्चे आते हैं उसके हिसाब से मैं ऑनलाइन। ये सब के लिए आपको पहले से पढ़ना रहता है, 1 महीना का टॉपिक नहीं है, 1 1.5 महीना का, लगभग सालों साल लगते हैं सब पढ़ने में। तो चलिए, आज का जो वीडियो जो है मेरा ना, वो यहाँ से कुछ डायमेंशन छूट गई थी रिकमेंडेशन, हाँ सपोर्ट से फर्स्ट और सेकेंड का कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो मैंने छोड़ दिया था और कुछ जो दे दिया था, वो आज मैं पूरा का पूरा डायमेंशन दे दूंगा अंडरग्राउंड सपोर्ट से। डायमेंशन और जो हम लोग सपोर्ट लगाते हैं वो मिनिमम कितना कैपेसिटी होता है लोडिंग का, वो सारे कवर करूंगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा हेडलाइन ही है अंडरग्राउंड सपोर्ट का कैपेसिटी जो
जो सपोर्ट लगा के रखें उसका कैपेसिटी क्या होती है, और उसके बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, उसके डायमेंशन क्या क्या होती है। अगर कुछ यहाँ से छूटा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि मैंने छोड़ा है, अब आपको मिल जाएगा जो वीडियो मैंने पहले बनाया है सपोर्ट के रिगार्डिंग, उसमें उसको भी देखना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना भी नहीं हमको, तो कुछ आपको जो छूटा हुआ उसमें मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं है। और जो लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि ये डाटा गलत है, वो पहले देखो डीजे में सर्कुलर में इम्पोर्टेंट है, और साइड बुक में जो रहती है इधर उधर लिखा रहता है, तो कोई भी माइंस डीजेएमएस के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो डीजेएमएस को सर्कुलर को पहले लेना है, सीएमआर को पहले लेना, और जो स्टेचुरी बुक जो है वो सबको पहले लेना है, उसके बाद साइड बुक को जाना है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको याद रखना है साइड बुक और वो भी जिस तरह से क्वेश्चन है उसमें अगर ऑप्शन नहीं दिया है वो सीएमआर या डीजेएमएस सर्कुलर वाला, तो आपका साइड बुक वाला सही होगा, ठीक ना। तो अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो डीजेएमएस सर्कुलर देख के मारना है और सीएमआर को देखते हुए मारना है। तो बहुत सारे किताब में अलग अलग डाटा है ना, तो कन्फ्यूजन होती है। अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताया, लेकिन कन्फ्यूजन दूर कर लेना है। तो उम्मीद होगी कि मैंने रिप्लाई तो दिया है कमेंट में, आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। जिसने भी कमेंट किया था नाम तो नहीं याद आ रहा, तो टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरा पहला जो टॉपिक है क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, अंडरग्राउंड माइंस में वेरियस टाइप के सपोर्ट की लोड बियरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, है ना। तो वुडन क्रॉस बार जो लगा रहे हैं हम लोग का, मिनिमम तो 2 टन लेना ही लेना है, 2 से 3 टन एकदम से लेना है। आप उस तरह से वुडन क्रॉस बार का यूज करेंगे, अच्छे क्वालिटी का यूज करेंगे, 2 से 3 टन आपका कैपेसिटी लेना चाहिए, है ना। दूसरा है सफारी सपोर्ट। सफारी सपोर्ट के बारे में अगर कोई लोग नहीं जानते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ लेना है, और उसका भी जो है लोड बेयरिंग कैपेसिटी अगर नहीं जानते तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले सफारी सपोर्ट ही बता दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं ज़्यादा खींच नहीं रहा हूँ टाइम को। तो इसका भी लोड बेयरिंग कैपेसिटी वही है, 2 से 3 टन, मिनिमम 2 टन और मैक्सिमम 3 टन लेना ही। मैक्सिमम बोले तो 3 टन, उससे ज़्यादा लेगा तो और बढ़िया है, अच्छे क्वालिटी की होगी तो जरूर लेगी। नेक्स्ट है स्टील क्रॉस बार। स्टील का क्रॉस बार रहता है, आपको बताया ही था। क्रॉस बार क्या होता है, दोनों छोर पे, ये हमारा दीवार है ये भी दीवार है, तो यहाँ पे क्रॉस बार हम लोग लगा देते हैं होल करके, मिनिमम 50 सेंटीमीटर होल होता है। ये यहाँ दीवार से लेके यहाँ तो मिनिमम 50 सेंटीमीटर, और इधर भी 50 सेंटीमीटर होगा, इधर का भी दीवार से होल, दोनों में अटका देते हैं, उसी को क्रॉस बार बोलते हैं हम लोग। वुडन प्रोप, ये प्रोप खूटा की बात हो रही, जो खूटा देखे होंगे, मैंने बताया भी है उस वीडियो में खूटा कैसा दिखता है, देख लीजिएगा। तो क्रॉस बार का वही है, 4 से 5 टन, मिनिमम 4 टन तो लेना ही है, मैक्सिमम 5 टन तक आपका लेना ही लेना है, उससे ज़्यादा लेता है बहुत बढ़िया है। और प्रोप की बात की जाए तो 5 से 6 टन है, वही बात मैं फिर से बोलूँगा, मिनिमम 5 टन लेना ही चाहिए और मैक्सिमम 6 टन इतना आपको लेना है। उसके बाद अधिक लेता है तो और बढ़िया है। स्टील प्रोप, स्टील का प्रोप रहता है, नॉर्मल वुडन का प्रोप था, यह स्टील का प्रोप है, तो इसका क्या है 10 से 12 टन है। वुडन कोक, कोक के बारे में मैंने बताया था, वुडन कोक कैसे लगाया जाता है, एक इधर से एक इधर से, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, इसी तरह से लगाते लगाते हुए रूप तक लेके जाते हैं, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसका कितना रहता है लोड बेयरिंग कैपेसिटी, 10 से 12 होगा, एक छूट गया है, 10 से 12 टन, ठीक है ना। मिनिमम 10 मैक्सिमम 12, उससे ज़्यादा और बढ़िया। स्टील कोक चौक सपोर्ट, चौक सपोर्ट आप लोगों ने ग्राउंड में देखे ही होंगे, स्टील कोक को ही चौक बोलते हैं। तो इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 20 से 30 टन, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30, सबका वही है, सेम ही बोलूँगा, ज़्यादा 30 है लेकिन ज़्यादा होगा तो और बढ़िया है, लेकिन मिनिमम 20 तो होना ही है। स्क्रू प्रोप जो स्टील का रहता है उसका भी 12 से 15 है। फ्रिक्शन प्रोप, फ्रिक्शन प्रोप के बारे में भी आपका 15 से 20 टन है। हाइड्रोलिक प्रोप, हाइड्रोलिक प्रोप भी होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम से यूज होता है टाइप से है, 10, 20 और 40 टन के होते हैं। फ्रिक्शन का नहीं बताया ना, 15 से 20। हाइड्रोलिक का 10, 20 और 40 टन का इतना लेना चाहिए। स्टील आर्क होता है एक सपोर्ट, आप लोग बहुत लोग नए सुन रहे होंगे स्टील आर्क क्या है, ये सब ये सारे सपोर्ट है, आपको साइड बुक में मिल जाएगी। और
अगर आप लोग कोचिंग स्टार्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा डिटेल से सारे बारे में, सभी के बारे में क्या क्या होता है, क्योंकि टाइम नहीं है तो नहीं बताना चाहिए, अभी बहुत ही ज़रूरी है सिलेबस पहले कंप्लीट करवाना। तो इसका 30 से 40 टन है, ठीक ना, लोड बेयरिंग कैपेसिटी 30 से 40 टन। नेक्स्ट चलते हैं, रूप स्टिचिंग का भी है। रूप को स्टिच करते हैं हम लोग वायर के थ्रू। कैसे करते हैं, वो सिंपल क्रॉस बार की तरह है, एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, तो इसी में भी होल करके तार को अच्छे से टाइट कर देते हैं रूप के साथ। उसके ऊपर कॉग लगा देते हैं। कॉग का भी डायमेंशन है आगे, इसको अच्छे से रूप से सटा के टाइट कर देते हैं, इसको रूप स्टिचिंग बोलते हैं। सीमेंट ग्राउंडिंग रूप बोल्ट। रूप होल्डिंग में दो तरह का यूज होता है सीमेंट कैप्सूल, एक सीमेंट होता है, एक रेजिन ग्राउंडिंग रूप। दोनों का अलग अलग कैपेसिटी है, 10 से 12 टन, और ये रेजिन वाला बहुत ही ज़्यादा है, 12 से 18 टन लेती है। इसका भी डायमेंशन जानना जरूरी है। नेक्स्ट वही पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट आगे वही है। चलिए सीमेंट कैप्सूल के बारे में जानते हैं, कितना समय में कितना वो लोड लेता है ना। तो 30 मिनट में जो है ना 30 टन कम से कम लेना है, सॉरी 30 बोल रहे 3 टन है, 3 टन मिनिमम लेगा 20 मिनट, सॉरी 30 मिनट में, आधा घंटा में 3 टन। और 2 घंटा जब हो जाएगा रूप होल्डिंग करने के बाद तो कम से कम 5 टन लेना चाहिए। अगर नहीं ले रहा है तो आप अच्छे से रूप होल्डिंग नहीं किए हैं, या हो सकता है आपका रूप होल्डिंग का क्वालिटी खराब है, कैप्सूल का क्वालिटी खराब है, क्वालिटी खराब हो, या तो अच्छा, अगर क्वालिटी सबका अच्छा है तो अच्छे से आप रूप होल्डिंग नहीं लगाए हैं। तो मिनिमम डाटा यही होना चाहिए, इतना लोड लेना चाहिए, 3 टन और 5 टन 2 घंटा में। और रूप टेस्टिंग जो किया जाता है, अगर मैंने नहीं बताया, मुझे लगता है बताया है लेकिन नहीं बताया तो सुन लीजिए। तो पहले क्लियर करता हूँ फिर बताता हूँ। 24 घंटा में मिनिमम 10 टन लेना चाहिए लोड, है ना। उसको टेस्ट कैसे करते हैं, 28 दिन में 12 टन लेना चाहिए। तो अब टेस्ट कैसे करते हैं, रूप वोल्टिंग को भी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर जब बता ही रहा हूँ। तो एनकरेज टेस्टिंग किया जाता है मशीन के द्वारा। तो रूप होल्ट में जो रहता है उस नट को धीरे धीरे नट को खोला जाता है और उसमें मशीन फिट किया जाता है। नीचे जो रहता है एक लंबा वायर रहता है और फिर प्रेशर देने के लिए एक हैंड रहता है, और उस हैंड के थ्रू धीरे धीरे प्रेस करते हैं, 1 बार 2 बार। उसमें इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, टन में रहता है, 1 टन 2 1.5 टन 2 टन इसी तरह का रहता है। तो उसी में देखना है कि 30 मिनट तो मेरा रूप होल्डिंग का हो गया, कितना ले रहा है, तो 3 टन ले रहा है कि नहीं। 3 टन लेगा तो आपका सही लगा हुआ, 3 से ज़्यादा भी लेता है, 3 से कम भी लेगा, 3 से कम लेगा तो सही से नहीं लगा है आप, ठीक ना। तो इसी तरह से टेस्टिंग करना है 2 घंटा में, 24 घंटा में, 28 दिन में। तो इस तरह का डाटा है सीमेंट कैप्सूल अगर यूज कर रहे हैं तो। सीमेंट कैप्सूल, उसके बाद है रेजिन कैप्सूल की बात करें, 2 कैप्सूल बताया था मैंने, 2 कैप्सूल यूज होता है। एक रेजिन से हम लोग करेंगे तो क्या रहेगा हमारा डाटा, 30 मिनट अगर हो गया रूप होल्डिंग लगाने के बाद तो 10 टन लेना चाहिए, है ना, 10 टन लेना चाहिए। और 24 घंटा हो गया है, यानी 1 दिन हो गया है, तो आपको 15 से 20 टन लेना चाहिए अगर रेजिन कैप्सूल हम यूज कर रहे हैं तो। तभी जाके आपका रूप होल्डिंग अच्छा है, अच्छे से आप किए हैं। और बात की जाए रेजिन कैप्सूल का जो लाइफ जो होता है ना, जब वो बना उससे 2 महीना तक ही उसका लाइफ होता है। हर चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है, तो इस रेजिन कैप्सूल का 2 ही मंथ है, ठीक ना। अब बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू पोल कमेटी, आरएमआर के बेसिस पर हमारा जो रूफ होल्ड होगा कितने कितने दूरी पे हो गए, है ना। और हमारा अगर दे दिया जाए कि 10 मीटर हमारा एरिया है, आप बताइए मेरा जो रूफ है पुअर रूफ है, 20 से 40 आरएमआर है। अगर जो आरएमआर का वीडियो नहीं देखा है रॉक मास रेटिंग का, वो देख ले, बहुत ही ज़रूरी वीडियो मैंने बनाया था, वो भी अंडरग्राउंड सपोर्ट से ही है। 20-40 किसको बोलते हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं, 20 आया 30 आया, क्या क्या कंसीडर करते हैं उसमें, तो मैंने इसलिए वो वीडियो अलग से बना दिया था। तो उसको देख लेंगे, है ना। ज़्यादा वीडियो अभी अपलोड नहीं है, आसानी से मिल जाएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक भी डालने का, अगर डाल दिया तो ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिएगा। तो पुअर रूफ जब हमारा जो रहता है ना 20 से 40
RMR तो पुअर रूफ में कंसीडर किया जाता है, तो उसका जो वोल्ट का डेंसिटी 1.2 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1.5 मीटर पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों के बीच में आप जो डाटा लेना चाहेंगे उसके हिसाब से पर मीटर में लगाना है आपको रूफ वोल्ट, ठीक ना। 1.2 वोल्ट यानी कि आपका 1 वोल्ट और 2 पॉइंट, तो इस तरह से एरिया ज़्यादा बड़ा होगा तो 2 करके ज़्यादा भी बढ़ेगा ना, 1 वोल्ट हो ही जाएगा। और नहीं होता है तब सटा के लगाइए और बढ़िया है, जितना सटा के लगाइएगा उतना बढ़िया है आपका, उतना अच्छा से आपका रूफ सपोर्ट लेगा। तो और फेयर रूफ के लिए की बात की जाए तो 40 से 60 RMR को बोलते हैं, उसका 1 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर है ना, उतना 1 वोल्ट लगेगा पर मीटर स्क्वायर में। गुड रूफ के लिए जैसे जैसे देख रहे हैं अच्छा रूफ मेरा होते जा रहा है, उसी तरह से डाटा भी बढ़ घट रहा है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग निकालेंगे इतना बड़ा एरिया, कितना रूफ वोल्ट लगेगा है, इसके बारे में भी कैलकुलेशन करके बना दिया है। तो गुड रूफ अगर 60 से 80 को बोलते हैं तो 0.678 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, ठीक ना। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ और करूँगा। और न्यूमेरिकल जैसे कि डाटा तो हमें याद हो गया, हो सकता है न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आ जाए, तो न्यूमेरिकल को तो छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जितना बता रहा हूँ उतना काफ़ी नहीं है, और अपने से पढ़िए, और कहीं से मिलता है डाटा वहाँ से भी पढ़िए, क्योंकि सारा कुछ मैं कंप्लीट तो नहीं करा पाऊंगा ना, बहुत सारा छूट जाएगा, समय तो है नहीं। तो पहले मान लेते हैं हमारा जो पुअर रूफ है ना, पुअर रूफ का डाटा मैंने दिया था ना, एक बार देख लेते हैं क्या डाटा था। पुअर रूफ है ना, 1.2 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर से 1.5 वोल्ट ले सकते हैं, तो मैंने 1.5 का लिया है। इसके बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है, एज ए मैनेजर आप डिसाइड करेंगे कहाँ कितना वोल्ट लगाना है, क्या डाटा लेना है। तो पुअर रूफ के लिए हम लोग पहले बनाते हैं, तो एरिया ऑफ गैलरी मैंने ले लिया है, लेंथ लिया है, लंबाई कितना लंबा है हमारा गैलरी 10 मीटर, 10 लिया है मैंने 10, और विड्थ ऑफ गैलरी जो है 4.8 मीटर है ना, गैलरी की जो चौड़ाई है 4.8 मीटर लिया, और लेंथ हमने 10 मीटर लिया, वही मैंने लिखा लेंथ एंड ब्रेथ। पहले हमें एरिया ऑफ गैलरी निकालना, एरिया गैलरी निकालने के लिए लेंथ और उसके चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 48 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया, ठीक ना। तो एरिया हमारा आ गया है, अब हम क्या करेंगे, 1.5 मीटर स्क्वायर लिए इन पुअर रूफ के लिए, तो नंबर ऑफ वोल्ट्स जो हमारा है, जो हम बोल रहे थे कि कितना हम वोल्ट लगाएंगे उस एरिया पे, तो हमें निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। जो हमारा एरिया है और जितना जितना हम लोग को डाटा जो दिया गया है 1.2 और 1.5 से लेके उतना था, तो 1.5 लेके हम लोग 1.5 में अगर ले करेंगे तो 72 वोल्ट लगेगी ना, लगेगी। तो 10 मीटर स्क्वायर एरिया में हमें 72 वोल्ट लगाने हैं, है ना, इजी कैलकुलेशन था। नेक्स्ट कैलकुलेशन देख लेते हैं। फेयर रूफ को भी इस बार लिए हैं, है ना, फेयर रूफ को लिए हैं, तो उसका भी डाटा था फेयर रूफ में 1 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, तो मैंने यहाँ एरिया कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है क्योंकि मैं बता दिया हूँ। तो नंबर ऑफ वोल्ट जो होगा इंटू कर देंगे, 48 एरिया था हमारा और 1 मीटर करके हमें लेना है, 1 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर से लेना था, तो 48 इंटू 1 कर दिए तो टोटल 48 वोल्ट हमारा निकल गया। एरिया हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, पहला वीडियो में एरिया, पहला मतलब क्वेश्चन में एरिया हम लोग निकाल लिए थे, यानी 10 मीटर लिए थे एरिया लंबाई, और विड्थ लिए थे 4.8 था, कुछ समथिंग था, वही था। तो 48 हमारा डाटा पिछला क्वेश्चन से लिए, फिर इसी में सेम है, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना इसलिए मैंने एरिया इस यहाँ नहीं लिखा है ना। तो गुड रूफ अब लेते हैं, गुड रूफ के लिए हमारा कितना वोल्ट लगेगा, 48 हमारा एरिया आया था और 0.7 लिए, कहाँ से लिए, वहीं से लिए जो डाटा हमने लिखा था, और डाटा आपको बुक में मिलेगा, 0.7 लिए हैं, मैक्सिमम वाला लिए हैं, ठीक ना। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, होगी भी तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमें कमेंट कीजिए। तो न्यूमेरिकल हमारा इस तरह से बनता है, कितने वोल्ट लगेंगे, इसमें 33.6 वोल्ट लगेंगे गुड रूफ के लिए, 10 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, है ना, सबको 10 मीटर स्क्वायर।
तो हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, कहीं से भी कन्फ्यूजन नहीं है। मुझे तो नहीं है, आप लोग को है तो बताइए। अब वुडन कोक जो है हमारा बनाने के लिए स्लीपर्स लेंथ, जो हमारा जो वुडन कोक सपोर्ट बोलते हैं, एक के ऊपर एक इधर से लगाएं, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर यहाँ से ऊपर, फिर ऊपर, इस तरह से जो हम लोग सपोर्ट लगाते जाते हैं, इस पूरा सपोर्ट को बोलते हैं वुडन कोक सपोर्ट, है ना। लेकिन इसमें जो यूज हो रहा है जो प्रोप, उसको बोलते हैं स्लीपर्स। तो स्लीपर्स का डायमेंशन यहाँ देखना है ना, इसी को बोलते हैं स्लीपर्स, जो एक एक करके लगा हुआ एक के ऊपर एक। तो उसका जो डायमेंशन जो होगा ना, लेंथ की बात की जाए तो नॉट लेस देन 1.2 मीटर, 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं करना है। और डाया जो होगा ना, एक प्रोप है तो उसका डाया आएगा, तो डाया जो होगा 4 इंच, 4 इंच या 10 सेंटीमीटर बोले, नॉट लेस देन 4, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो 4 इंच बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। ये सेंटीमीटर में, ये इंच में, तो नॉट लेस देन 4 इंच या 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। प्रोप के ऊपर लगा लीड, लीड किसको बोलते हैं, ये आपका रूप, मान लेते हैं ये आपका रूप है, यहाँ एक प्रोप लगा दिए हैं, है ना। उसके ऊपर एक लीड लगाया जाता है, जैसे कि आप प्रोप लगाएं तो अच्छे से टाइट नहीं पकड़ता है रूप के साथ, तो एक लीड बनाया जाता है, कुछ इस तरह का लीड होता है, एक तरफ छिला हुआ रहता है, ताकि ये एरिया जो है ना, यहाँ पर जब हम डालेंगे ऐसे करके यहाँ से ठोका जाता है, ताकि ये जो प्रोप है ज़मीन से तो टाइट है, रूप से भी टाइट पकड़ ले और सारा प्रेशर इस प्रोप में आए, इस प्रोप में सारा प्रेशर आए। इसीलिए हम लोग लीड लगाते हैं और लीड को यहाँ से ठोक दिया जाता है, ये लीड यहाँ तक आ जाता है, ये जितना दूरी तक टाइट पकड़े वहाँ तक हम लोग ठोकते जाते हैं, ठोक देते हैं। तो लीड हमारा वही होता है, ठीक ना। और उसकी डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन इस प्रकार है। थिकनेस की बात की जाए, उसकी थिकनेस यानी मोटाई, तो नॉट लेस देन 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। और उसकी चौड़ाई जो होगी ना, नॉट लेस देन डाया प्रोप, जो अब प्रोप लगाए हैं ना, वही प्रोप लगा रहे थे ना, उसका जो डाया है, उसका जो डाया है उससे कम नहीं होगी उसकी विड्थ यानी चौड़ाई। और लेंथ की बात की जाए 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना, 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये फिक्स है, स्टैंडर्ड है। और नेक्स्ट है फ्लैट बेस पीस, इसको ये कहाँ यूज होता है, ये है क्या, ये भी तो जानना जरूरी ना। तो इसी का ही है, प्रोप का ही में ही लगता है, और सारे सपोर्ट में भी लग सकते हैं। तो मान लेते एक प्रोप है, यहाँ पर कोनिया भी लगाए हैं, टाइट नहीं पकड़ा तो कोनिया लगाते टाइट करने के लिए। तो आपका जो ज़मीन है यहाँ पर धस थोड़ा सा गीला, गीला नहीं बोल सकते उससे, मतलब उखड़ा हुआ ज़मीन, अगर पैर रखते किस तरह से थोड़ा सा अंदर जाता है, लूज मटेरियल बोल सकते हैं, लूज मटेरियल वाला आपका फ्लोर है, तो उस समय क्या करें, आप प्रोप लगाएगा तो हो सकता है ऊपर से सपोर्ट जो आ रहा है रूफ का प्रेशर जब देगा तो ये धीरे धीरे धंसते जाएगा। ऐसा होता है बहुत जगह एरिया में। तो उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट बेस पीस लगाते हैं। एक पाटा बोलते हैं इसको, जो घर में नहीं पाटा रहता इस तरह से, इसी तरह का डायमेंशन रहता है, सिंपली ऐसे ही दिखने में लगेगा, पाटा बोलते हैं हिंदी में। तो फ्लैट बेस पीस यही होता है, और फ्लोर में ये रहता है ना, और लीड जो है रूफ में, रूफ के नज़दीक सटा हुआ, और ये फ्लोर का है। तो इस तरह का रहता है, क्यों लगाते हैं और कहाँ लगता है ये तो क्लियर हो गया होगा। और थिक उसका जो डायमेंशन की बात की जाए तो थिकनेस में जाते हैं पहले। थिकनेस जो उसकी मोटाई है नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर, जो इस पाटा का जो थिकनेस होगा 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। और विड्थ, विड्थ की बात की जाए नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई होती है ना, चौड़ाई ये लंबाई, देख लीजिएगा लंबाई चौड़ाई किधर रहता है। तो अगर चौड़ाई जो है नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ की बात की जाए, उसका कितना लंबा होगा, कोई भी चीज़ लंबा चौड़ा तो होता ही है, और उसका मोटा भी होता है, थिकनेस भी रहता है। उसकी लेंथ की बात की जाए नॉट लेस देन 75 सेंटीमीटर। ये डाटा
आपको इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। आपको पूछ देगा फ्लैट बेस पीस का विड्थ कितना होता है, लिख देगा 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आपको डाटा याद रख लेना 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते। वेज, मैंने यहाँ बताया था ना, लीड और वेज दोनों का डायमेंशन सेम है, लेकिन वेज किसको बोलते हैं? कोनिया, इसका अर्थ है कोनिया। ठीक है, वेज भी हमारा उसी टाइप का टाइट करने के लिए ही काम आता है। तो इसका थिकनेस की बात की जाए नॉट लेस देन 8 सेंटीमीटर, और विड्थ जो है नॉट लेस देन डाया प्रोब, जो डाया है उसका, जो प्रोब का जो डाया है उससे कम नहीं होगा। और लेंथ, उसका लेंथ की बात की जाए नॉट लेस देन 50 सेंटीमीटर। दोनों का लगभग सेम है, कोनिया और किसका था 8 डाया और 50 सेम ही है, इसका मतलब 8 डाया और 50। तो लीड और वेज का दोनों का सेम है, एक याद होगा तो दूसरा भी याद रहेगा। अब लोड बियरिंग प्लेट का कमेंट आया था ना कि 8 mm मोटा था, जो कमेंट किए होंगे ध्यान से सुनिए। ये लोड बियरिंग प्लेट की बात मैंने बोला था। एक होता है वाशर, वाशर वाशर यानी दो तरह के होते हैं, दोनों का यूज कहाँ करते हैं और क्या फ़ायदा है वो भी बता दो। एक डोम वाशर प्लेट है और एक बियरिंग प्लेट है। तो इसका डायमेंशन मैंने पहले बता दिया था, फिर से लिख लिया क्योंकि वो कमेंट किया, तो वो तो देख ले अच्छा से, बहुत ज़रूरी है। कमेंट करा किया अच्छा बात है, लेकिन थोड़ा ध्यान से कमेंट करना है, एक बार सोच समझ लेना है कि क्या होगा डाटा। तो थिकनेस जो है, बियरिंग प्लेट आपका स्क्वायर में रहता है ना, इस तरह के स्क्वायर में रहता है। यहाँ पे एक होल रहता है जिसमें से हमारा नट घुसता है। तो इसका थिकनेस जो है, ये मोटा जो है, कितना मोटा है, तो 6 mm होना चाहिए, 6 mm का ही रहता है। और लेंथ और विड्थ की बात की जाए, दोनों स्क्वायर में है तो 150 mm, 150 mm इसका लेंथ भी वही होगा और इसका विड्थ भी वही होगा। बियरिंग प्लेट का होल, ये जो होल देख रहे हैं ना बीच में, जहाँ पे हम लोग होल्ट लगाएंगे, नट कसेंगे, वो 20 से 22 mm दिया गया है, लेकिन आपका 20 mm बहुत ज़्यादा दिया है, 20 mm। तो 20 से 22 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस मैंने देखा है, मैं जहाँ ड्यूटी करता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस देखा गया है 20 से 22 mm। तो एग्जामिनर आपको 20 mm ज़्यादातर याद रखना है, 20 mm होना चाहिए। डोम वाशर की बात करते हैं, जो कमेंट में लिखा था कि सर 8 mm होता है, 8 mm डोम वाशर का है, ठीक ना। डोम वाशर का थिकनेस 8 mm है और लेंथ भी दोनों का सेम होता है, और जो उसमें होल रहता है वो भी सेम ही रहता है। नहीं लिखा है मैंने, सेम ही होता है जहाँ तक हमको पता है। अगर आप लोगों को कुछ और पता है तो हमको बताइएगा कमेंट में। तो बता देते दोनों कहाँ कहाँ लगते हैं और क्या बेनिफिट है। ये जो बियरिंग प्लेट है ना, बियरिंग प्लेट हमारा नॉर्मल रहता है इस तरह से, देखे ही होंगे ना, ग्राउंड में ट्रेनिंग की है तो एक नॉर्मल रहता है ना, ये नॉर्मल है। और डोम वाला जो होता है कटोरी घर में जो रहता है, जिसमें हम लोग सब्जी लेते हैं या चाय पीते हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है इस कटोरी के साथ, वो कटोरी टाइप का शेप बना रहता है। ये तो नॉर्मल है, इसी में फ्लैट है, लेकिन वो फ्लैट नहीं रहेगा, यहाँ पर उठा हुआ रहेगा कटोरी टाइप से। उसके बाद नट कसा जाता है, उसमें होल रहता है। तो वो बहुत ही अच्छा वाशर प्लेट है, डोम वाशर प्लेट, उसी को यूज़ करना चाहिए माइंस में, लेकिन लोग कीमत ज़्यादा रहता है तो यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये इंडिकेशन देता है रूप से जो हमारा प्रेशर आ रहा है, कितना प्रेशर आ रहा है। अगर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता गया तो उसका जो कटोरी है, चपटा है, वो धीरे धीरे दबते जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, उससे हमें पता चलेगा रूप से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो उस जगह पर हम लोग सावधानीपूर्वक कुछ सपोर्ट और लगाएंगे, या उस एरिया को क्लोज किया जाएगा, उसको डिसकंटिन्यूट कर दिया जाएगा। तो डोम वाशर हमारा अच्छा फीचर्स के साथ बनाया गया है, इसी को यूज करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं, उस
तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सब ओनर मैनेजर समझेंगे। तो रू बोल्ट नट की जो बात की जा रही थी ना, उसका जो नट का मेरे को कमेंट करके बताया 20 mm। हाँ 20 mm है DGMS सर्कुलर के हिसाब से। जो रू बोल्ट का जो नट है ये इस तरह गोरा जो कसते हैं, रू बोल्ट लगाने के बाद नट कस देते हैं उसको, तो उसकी जो बात की जा रही है। तो हाइट की बात की जाए तो 20 mm है, लेकिन अकॉर्डिंग टू DG सर्कुलर है ना, और 20 से 22 mm मैंने प्रैक्टिस देखा गया है, तो 20 mm तो है। लेकिन ओवरमैन हैंडबुक की बात की जाए तो वो लड़का बोल रहा था कि 30 सेंटीमीटर है ना, सॉरी 30 mm है। तो 30 mm है ना साइड बुक में है, लेकिन आपको साइड बुक से नहीं देना है जवाब। अगर कंडीशन बन जाता है 20 नहीं है, 30 है, 25 है, 40 है, तो फिर 30 लेके चलना है। क्योंकि हम लोग माइंस का सारा जो काम DGMS के अकॉर्डिंग होता है, तो DGMS सर्कुलर में आपका 20 mm दिया गया है और ओवरमैन हैंडबुक में 30 mm। दोनों डाटा याद रख लीजिए। हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग में कौन सा क्वेश्चन है, किस तरह से सोच के बनाया है, तो उस पर निर्भर। लेकिन 30 और 20 दोनों रहेगा, तो 20 में जाना है आपको, है ना। ठीक है। और जो रू वोल्ट का डाया है वो आपका 20 ही रहता है, तो 20 से 22 mm मैंने लिखा है, 20 से 22 mm। अगर वो 22 mm का है प्लेट में, तो वोल्ट का भी जो है 22 mm होगा। तो 20 का है तो 20 होगा, तभी तो अच्छे से टाइट होगा। शेप जो होगा हेक्सागोनल होगा, है ना। ये बताया था मैंने, फिर से बता दिया। शेप उसका जो हेक्सागोनल टाइप से रहता है। सीमेंट कैप्सूल की बात की जाए, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए। सीमेंट कैप्सूल, एग्रेजिन कैप्सूल, दो बारे में बताया ना मैंने। तो अब सीमेंट कैप्सूल के बारे का डायमेंशन जानेंगे। उसका डायमेंशन क्या है, तो उसकी डायमेंशन इस तरह से। लेंथ जो होगा ना, लंबा कितना लंबा कैप्सूल रहेगा, 400 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। mm को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और डाया जो होगा 30 से 32 mm, यही मैंने देखा है, 30 से 32 mm। अगर आपके पास कोई और डाटा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको वेरीफाई करूंगा, फिर से मैं बताऊँ दूंगा कि क्या होना चाहिए एक्चुअल। लेकिन मेरे नॉलेज में यही है, डाया 30 से 32 mm ही होता है। और किस टाइप का, तो क्विक सेटिंग, ये तुरंत तुरंत ही सेट हो जाता है। यानी कि आप उसको लगाएं, तुरंत कुछ सेकेंड में, कुछ मिनट में ही वो सेटिंग हो जाता है, तुरंत जम जाता है। तो इसको कैसे हम लोग लगाते हैं, आप लोग नहीं जानते तो बता देता। ये आपका रूफ है, यहाँ पर होल किए हम लोग इतना ज़्यादा, मान लीजिए इतना ही होल है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कोई बॉक्स रहता है, उसमें पानी रहता है, कंटेनर टाइप से रखते हैं, पानी रहता है। अकॉर्डिंग प्रैक्टिस बता रहा हूँ, प्रैक्टिस हम लोग कैसे लगाते हैं। तो उसमें पानी रहता है, और क्या करते हैं, कैप्सूल को ना हम लोग, एक कैप्सूल आपका है ना, तो इसमें छोटा छोटा होल कर देते हैं ताकि इसमें पानी जाए। होल करने के बाद कुछ देर इसमें डुबा के रख देते हैं, और डुबा के रख देने के बाद इस होल में एक रोड रहता है हमारा, ये इसको रोड मान लेते हैं, जिसके द्वारा हम लोग कैप्सूल को ऊपर ले जाते हैं। आयरन का ही रहता है। और इसमें इसमें लगाने के बाद इसे करके इस जो ये जो रोड है, इसको हम लोग ऊपर धकेलते हैं। तो सीमेंट क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ चले जाता है। यहाँ हमारा सीमेंट भर गया, फिर दूसरा कैप्सूल को यहाँ भरेंगे, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे पूरा मुंह तक भर देना है। जब तक इसका मुंह नहीं भर जाता तब तक हम लोग कैप्सूल डाल देते हैं। उसके बाद हमारा जो रूफ होल्डिंग होता है वो वहाँ पर अटक जाता है। ऐसा नहीं कि गिरता है, मैंने देखा है, हमको भी लगा था शुरू में जब हम नहीं देखे थे कि गिर जाना चाहिए, लेकिन गिरता नहीं है, क्योंकि क्विक सेटिंग है, तुरंत वहाँ पर पकड़ लेता है। धीरे 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 सूख जाएगा, बहुत जल्दी सूखता है, पकड़ लेता है। उसके बाद हम लोग रूफ होल्डिंग जो है, ये लंबा हमारा रूफ होल्डिंग मान लेते हैं। अब इसमें एक रूफ होल्डिंग मशीन रहता है, इस रूफ होल्ड को यहाँ पर फिक्स करते, ये हमारा मशीन मान लेते हैं, मशीन है। इसमें ट्रिगर रहता है, ट्रिगर के थ्रू इसको धीरे धीरे धकलते हैं, ट्रिगर दबाते जाते हैं, ऊपर चढ़ते जाता है ऐसे, और घूमते हुए जाता है रोड, घूमते हुए, घूमते 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 यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, लास्ट तक यहाँ गया। उसके बाद हमारा ये जो प्लेट है, इस प्लेट को यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद नट से टाइट कर देते हैं अच्छे से। तो हमारा नॉर्मली अब रूफ होल्ड जाने के बाद कैसा दिखेगा, ये हमारा होल था, यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पर नट लगा हुआ है, इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस देखा गया, ऐसे ही लगता है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो
देख लीजिएगा कहीं अगर देखने को मिल जाता है तो। अब रूफ होल्डिंग जो अगर रेजिन कैप्सूल से किया जाएगा तो सेम ही होता है, बस इसका डायमेंशन जान लेते हैं, ऐसा ही प्रोसेस है। इसका डायमेंशन जो होती है, लेंथ जो है नॉट मोर देन 30 mm है ना। इसका डायमेंशन 30 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा कैप्सूल है और उससे ज़्यादा सपोर्ट लेती है ये रेजिन कैप्सूल, उस सीमेंट कैप्सूल से ज़्यादा लेती है सपोर्ट। उसका मैंने डाटा बताया था ना, फर्स्ट लाइन जो तो पहला जो मैंने बताया अभी, उसमें देख लीजिएगा। और डाया जो है इसका ना 25 mm होती है। मोस्टली यूज माइंस में यही देखा गया 25 mm वाला यूज करता है, और एक 36 mm का भी आता है ना। डाया उसका दो है, एक 25 mm एक 36 mm, मोस्टली यूज 25 mm का माइंस में हम लोग कर रहे हैं। रूफ वोल्टिंग का प्रिंसिपल जो होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये तो मैं लिखना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसमें अगर क्वेश्चन आ गई तो छोड़ना नहीं है। तीन गो प्रिंसिपल है इसका, तीनों प्रिंसिपल में काम करती है, तीनों प्रिंसिपल अलग अलग प्रिंसिपल है। तो अगर आप लोग की ज़रूरत होगी जानने की तो वो प्रिंसिपल लंबा थोड़ा जाएगा, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो याद रख लेना सिंपली प्रिंसिपल ऑफ रूफ वोल्टिंग। क्वेश्चन आ जाएगा कि रूफ वोल्टिंग किस प्रिंसिपल में काम करता है। तो मान लेते एक दे दिया गया है बीम थ्योरी और बाकी अलग अलग दिया, दोनों से मैच नहीं कर रहा, तो रूफ बीम थ्योरी तो हो ही जाएगा हमारा सही आंसर। अगर तीनों दे दिया है तो आपको ऑल ऑफ दीज भी देगा, तो हमें क्या मारना है, ऑल मारना है उस समय। तो तीनों रख लीजिएगा अच्छे से। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। डायमेंशन लगभग इतना ही है रूफ सपोर्ट से, और कुछ अगर समझ में आता कि उसका डायमेंशन छूट गया है तो पहले मेरा रूफ सपोर्ट का वो जो पहले वीडियो अपलोड किया वो देख लीजिए, उसके बाद भी लगता है छूट गया तो मुझे कमेंट में बताएगा, उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो पहले उसी को बता दूंगा या कमेंट में मैं बता दूंगा, है ना। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अगर कोई नए आए होंगे तो कर लीजिएगा, और जो पहले से है वो अच्छे से वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखें और मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा आपको। अगर कुछ छूटा हुआ वो भी बताइए, कुछ डाटा मिसिंग है या गलत है तो आप हमको जरूर कमेंट कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके कमेंट से हमें अच्छा लगेगा और हम उसको सुधार करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ।